हेलो एवरीवन, कैसा फ्लो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अर्जुना फास्ट ट्रैक में, जहां पर मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने का थोड़ा जो मेरा नजरिया है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा जरूर अलग दिखने वाला है। आज मैं जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर भी दिख जाएगा कि हाँ, यहां पर सीक्वेंस थोड़ा अलग होगा। यह सीक्वेंस मैंने बहुत जानबूझकर लिखे हैं और आपके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्सर बच्चों को रटने वाली चीज लगती है। कुछ चीजें निश्चित रूप से याद करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा ले जाऊंगा। इनऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शंस, अप्रॉक्सीमेट 110 रिएक्शंस के प्रोडक्ट आप खुद प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उनको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक बड़े चीज की शुरुआत एक छोटे चीज से जरूर होगी। ठीक है, छोटी छोटी कोशिशें हम करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैं महारथी जरूर बनाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1 कराऊंगा। एक बात मैं पहले से एकदम क्लियर कर दूं कि पीरियोडिक टेबल को लेकर के ना बहुत सरदर्द मत पालिए। जितना मैं पढ़ाता जाऊं सिर्फ और सिर्फ उतना अच्छे तरीके से करते जाना है। चाहे जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे एडवांस किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, आपको इन्हीं सब कॉन्सेप्ट में से मिल जाएगा जो हम आगे पढ़ाएंगे। तो निश्चिंत रहेंगे, एकदम से तैयार बैठ जाइए भैया। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तैयार हैं? अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन दूंगा और यहीं पर मैं अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको आईयूपीएसी नेम ऑफ 1012 to 118 तक के एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में समझाया जाएगा। फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ाता हूं तो भैया यहां पर ज्यादा फोकस रखेंगे। और इसके जस्ट बाद आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया जाएगा। चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुना सुना लग रहा है कि भैया मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको सुना तो था, है ना? सुना था, जरूर सुना था, लेकिन यहां पर काम आने वाला है तो इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जाकर के बताऊंगा, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को रिलेट करूंगा। लेकिन ये सब क्या है, पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है हेडिंग क्या हमारी? क्वांटम नंबर्स। क्या आप जानते हैं क्या होता है क्वांटम नंबर? वो नंबर्स हैं, ये 4 नंबर का एक सेट है जो डिफाइन करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां है। आपको एक एटम दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि बताइए कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहां रह रहा होगा। ठीक है, आपको बताना, तो आप क्या करोगे? आप भैया उसका एड्रेस ढूंढोगे। और ढूंढोगे कैसे? उसके लिए क्वांटम नंबर्स बताए गए। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि n लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेल को डिनोट करता है। सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बोर बाबा ने दिया था। इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको सबसेल के बारे में बताता है। ये सेल सबसेल सुना सुना लग रहा है सर, पढ़ा हुआ में सब आता है। अच्छा जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अच्छा जी, अगला है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिफाइन करता है। तो ये 4 चीजों को यूज करके हम क्या करते हैं भैया? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं। तो इन चारों को क्या बोला जाता है? इस सेट को क्वांटम नंबर बोला जाता है। भैया ये मुझे पहले से आता था, क्यों पढ़ा रहे हो? निश्चित रूप से आता होगा मेरे भाई, लेकिन आगे मेरे को जरूरत है तो कोई ऐसा बच्चा ना हो मेरी क्लास में जिसको ये चीजें ना पता हो। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइएगा, बोर बाबा ने क्या बोला था सेल के बारे में? बोर बाबा ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भैया देखो एक एटम है ना, तो वहां पे न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जहां रिवॉल्व कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ऐसा बोर बाबा ने बोला था। अच्छा जी, सबसेल के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर सुना सुना लग रहा है, ये तो कुछ SPDF टाइप का था। क्या था? SPDF। ये क्या होते हैं? सब सेल्स होते हैं। ठीक है, और सेल को कैसे लिखा जाता है भैया? सेल लिखा जाएगा n = 1 2 3 समथिंग, है ना? ये बात तो समझ में आती होगी। यस सर। सबसेल में जैसे S सबसेल है, तो S सबसेल के लिए अगर मैं बोलूं L की वैल्यू कितनी होगी तो कहोगे भैया 0।
P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। कहानी ठीक है? यस सर। अब देखो जो ऑर्बिटल्स हैं, आप कहोगे भैया ऑर्बिटल क्या होते हैं? हमने तो सुना था s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, आप कह रहे हो सबसेल होता है। मेरे भाई साहब s सबसेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। और जो ऑर्बिटल है उसी को क्या बोला जाएगा? देखो यार, s सबसेल है, उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है तो उसको भी s ऑर्बिटल बोला जाएगा। p सबसेल के अंदर, p सबसेल के अंदर, ध्यान से सुनना एक शब्द, p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? ये मैं क्या लिख रहा हूं? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल लिख रहा हूं। ठीक, अच्छा जी। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? आप कहेंगे भैया गैप समझ में आ गया मेरे को, ये 1 3, तो अगला होगा 5। ये क्या होगा भैया? अगला होगा 7। ठीक, तो एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे आप बताएंगे, मैं टेस्ट करना चाहता हूं आपका। भैया अभी कुछ पढ़ाया नहीं, पहले से टेस्ट करना शुरू कर दिया। अरे भाई सुनना, सवाल बड़ा आसान है। सबसेल है एस सबसेल, आपको यहां पे ये बताना है कि एस सबसेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं। तो आप कहेंगे देखो भैया, जो हमारा एस सबसेल था उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। इसका मतलब एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस के बाद पी के बारे में आपसे पूछा गया, बताइए। पी के लिए आप बोलेंगे देखो 3 ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब यहां पे 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरीके से डी के लिए पूछा जाएगा, एफ के लिए पूछा जाएगा। बताइए बता देंगे कि नहीं? अरे बोलो भैया बता देंगे कि नहीं? अरे आता है लिख दो भाई। क्या डी के अंदर 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ के अंदर मैक्सिमम टोटल भैया कितना? 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। बेसिक बातें हैं, पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको रिलेट करते हैं। अजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए आपने पढ़ा होगा अबाउ रूल, इसके बाद पढ़ा होगा आपने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसके बाद पढ़ा होगा होन्स रूल। यहां पर मैं इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको याद करवाऊंगा अबाउ प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोअर होती है, इलेक्ट्रॉन वहां पे आराम करना चाहता है, उसमें पहले जाना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहेगा। ठीक है ना जी? यस। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लोअर एनर्जी स्टेट में। फिर हमने वहां पे पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो वहां पे भरने का तरीका क्या था, यहां पे मैं लिख के बताता हूं। ऐसे लिखेंगे, देखो भैया 1s। ठीक है, जब n = 1 होता, आपको याद आ रहा सेल नंबर 1 में सिर्फ 1s होता है। क्या वहां पे 1p नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती सर। ठीक है, तो अगला लिखेंगे क्या? 2s। फिर क्या लिखेंगे भैया? 2p, है ना। पहले देखो जब सेल नंबर 1 था तो सिर्फ s ऑर्बिटल, s सबसेल, दूसरे वाले में s के साथ p सबसेल भी होता है। अब अगले में जाएं, 3s के साथ साथ क्या होगा भैया? यहां पे सिर्फ 3p। 3s के साथ साथ क्या होगा? 3p। 3p के बाद अगले में आ जाइए, अगला क्या होगा? 4s। 4s के बाद यहां पे आप क्या लिखेंगे? 4p। आप बताइए क्या बीच में कुछ और भी आता है क्या? याद आ रहा है? 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं सर? याद आ रहा है 3d में जाते हैं। तो इसको मैं इसी तरीके से याद करा देता हूं, और ये चीज मेरे पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बोलेंगे? जब 4s और 4p लिखा तो बीच में अपन क्या लिखते हैं? 3d लिखते हैं। अब अगले में आ जाइएगा, अगला है 5s, और अगला यहां पे क्या लिखेंगे? 5p। तो जब अगला है देखो 5s 5p, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 3d हो चुका है, तो यहां पर होगा 4d। क्या होगा? 4d। अगला लिखेंगे 6s। 6s के बाद आप लिख रहे हैं, यहां पे क्या लिखेंगे भैया? 6p लिखना था, यहां पर आप लिख रहे होंगे 6p। लिख दिया सर 6p। अब देखिएगा 6x 6p, और क्या आएगा? देखो 3d 4d, इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए? 5d। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो 5d और 4f होता है। ये कहां से ले रहे हैं हम? ये हमने पढ़ा था अबाउ प्रिंसिपल के अंदर। ये तो मैं तुरंत आपको याद करवा दे रहा हूं। ठीक है जी? यस। अगला देखेंगे, अगला है 7s, और अगला यहां पे ले लेते हैं 7p। ठीक, जैसे यहां पे 4f था तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5f, और ये क्या होगा? 6d। और हमें सिर्फ यहीं तक की कहानी पढ़नी होती
है। तो फिलहाल आपके दिमाग में यह चीज आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले कहां गया 1s, वो भर गया तो फिर 2s, और जब 2s भर जाए फिर कहां जाएगा 2p में। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त। एक बार इसको ध्यान से ध्यानपूर्वक देख लें कृपया, है ना। इसका मैं यूज करने वाला हूं भाई, देख लो क्या मैंने बताया। पहले 1s लिखा, फिर दूसरे में क्या होगा 2s, और अगला क्या होगा 2p, है ना। फिर क्या होगा 3s और 3p, ये तो सिंपल। अब क्या होगा 4s लिख दिया, 4p लिख दिया, बीच में क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं, आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से ये चीज आपको आती होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात। आपने पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ns में जा रहा है तो इसके बाद तुरंत कहां जाता है np में जाता है, ns में जाता है तो फिर np में जाता है। जैसे देखो ns का मतलब यहां पे 4s हो गया, n इज इक्वल टू 4, तो यहां पर क्या हो गया 4s 4p। फिर क्या बोलते हैं भैया, अगर d लिखना हो तो हम लिखते हैं n-1d, n-1d। देखो तो ns के बाद पहले एक्चुअली अगर वहां पे d ऑर्बिटल है इस तरीके से तो आप क्या लिखते हो ns n-1d। और अगर f ऑर्बिटल भी है, मैं कह रहा हूं अगर है तो आप यहां पे लिखते हो n-2f। ये चीज पहले सुनी है कि नहीं बताइएगा। पहले ये बात सुन रखी है, ns फिर n-1d, इसके बाद n-2f और इसके बाद np, है ना। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि s और p के लिए सेम n देखने को मिलेगा और ये हर जगह देखने को मिलेगा, 4s रहेगा 4p रहेगा। लेकिन जब आप d लिखोगे तो इससे एक कम रहेगा। अब अगले में आ जाइए भैया, ये देखो 5s और फिर क्या लिखेगा p लिखेंगे तो भैया 5p, लेकिन d लिखोगे तो एक कम होगा, मतलब 5 - 1 आपकी बार 4 हो जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। अब देखिए 6s, तो यहां पे 7 लिखा हमने 6p, लेकिन अब क्या होगा देखिए, यहां पे अगर d लिखेंगे तो 1 घटाइए और अगर f लिखेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, 6 - 2f, इसका मतलब यहां पे इस तरीके से 4f लिखा जाएगा। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा 6d और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 7 है ना, n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो अगला f लिखते वक्त आप 2 घटा करके लिखेंगे। तो आपके दिमाग में ये पूरी तरह से पिक्चर चिपक जानी चाहिए, शायद याद ही हो गया होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप देख रहे हो ना, यही पीरियोडिक टेबल है। कैसी बात कर रहे हो भाई, ये पीरियोडिक टेबल है? नहीं मैं नहीं मानता, चलो समझाओ भाई। ये है हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल। पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 1s में जाता है, तो कुछ ऐसे यहां पे लिखेंगे, देखिएगा यहां पर आप लिखेंगे 1s, यहां पर लिखेंगे 2s, नीचे होगा 3s। ये जो 2 बॉक्स है ये 3s से रिलेटेड है, ये जो है किससे रिलेटेड है 2s से। आप कहेंगे भैया ये 1s वाले का एक डिब्बा कहां चला गया, ये रहा भैया, ये रहा। ये कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2। इसके लिए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 1s1 इस बॉक्स के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब देखो ये 3s के लिए 2 बॉक्स, अगला क्या है 4s, ये 2 बॉक्स, अगला क्या है भैया 5s। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं पीछे वाले का नकल मार रहा हूं भाई। अरे 7 तक लिखा था, वैसे नकलची आदमी बन रहा हूं मैं, बस कुछ नया नहीं करूंगा। क्या करूंगा भैया, पीछे वाले का नकल मार लूंगा। नकल मारा तो भैया हमें ये मिल गया, यस सर ये मिला। इसके बाद 1s के बाद क्या 1p होता है क्या? नहीं होता। तो यहां पर हमने लिख दिया कि भैया देखो एक बॉक्स यहां है, एक बॉक्स यहां पे है। यहां पे आप पढ़ चुके होंगे वैसे, यहां पे हाइड्रोजन होता है और यहां पर हीलियम होता है, आगे बातचीत करेंगे। अब देखिए ये 2s है, 2s के बाद क्या होगा देखना, ये सब के सब जो 6 लोग दिख रहे हैं वो 2p के लोग होंगे। किसके? 2p। मैं अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है। किसके लोग होंगे भैया? 2p के लोग होंगे। 2p यहां से लेकर कहां तक फैला होगा? यहां तक फैला होगा। इसके लिए आपको 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, मतलब 6 एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, यहां पर 6 एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, है ना। यस सर। अब अगला क्या होगा 2p के बाद 3p, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 3p, फिर क्या होगा 4p, इसके बाद 5p, इसके बाद 6p। ठीक, तो ये सारे के सारे लोग 6 लोग 6p की बिरादरी के, ये सब के सब 5p बिरादरी के, ये सब के सब 4p बिरादरी के। अरे बीच में कौन होता है? क्या 3s और 3p के बीच में कोई d ऑर्बिटल था क्या? अरे नहीं था भाई, नहीं याद आ रहा भैया। अरे देखो यार 3s 3p के बीच में कोई d नहीं है। d कब पहली बार पैदा हुआ? जब 4s और 4p था। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल में भी दिखेगा क्या? यस। ये देखो ये है 4s के दो बॉक्सेस,
है ना। अच्छा, ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसको बोला जाता है, आगे मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन पहले ये देख लीजिए, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, जो ब्लॉक शब्द है वो सबसेल से रिलेटेड है। किससे? सब सेल से रिलेटेड। अब ध्यान सुनना, एस सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं भैया जी? 2 हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर देखोगे 2-2 बॉक्सेस बनाए गए हैं। अच्छा, ये जो बिरादरी दिख रही है इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। अब बताओ, पी सबसेल में, ध्यान सुनना, ब्लॉक मतलब सबसेल, तो पी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं? 6। इसका मतलब यहां पे 6 बॉक्सेस होंगे और यहां पर एक बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे? एक एलिमेंट सेट कर रहे होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? यस। अब देखें, जहां पे मैं था वहां पहुंचता हूं कि 4s और 4p के बीच में ये कौन से लोग हैं? अरे भैया, ये तो 10 हैं और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? 3D बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये 10 बॉक्स ही क्यों बनाए गए? क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं 10, तो 10 हमें क्या करने हैं? एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखने हैं। ये जो 10 एलिमेंट का आपको एक सीरीज दिखाई दे रहा है यहां पर, आप कहेंगे भाई दिख तो नहीं रहा, अरे बॉक्स तो है ना। ये जो 10 बॉक्सेस इस तरीके से दिख रहे हैं, इनमें जो एलिमेंट्स भरे जाएंगे उनको बोला जाएगा कि ये 10 एलिमेंट्स 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से 5s और 5p के बीच में क्या आएगा भैया? 4D आएगा। ठीक है जी, 3D के बाद 4D, 4D के बाद क्या होगा? 5D, 5D के बाद क्या होगा? 6D। क्लियर है? तो क्या बोला जाएगा? ध्यान से सुनेंगे। अरे 3D के नीचे वाली जो यहां पे ये रो दिखाई दे रही है, ये 4D सीरीज है, इसके अंदर भी 10 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, है ना। यहां देखो 6s और 6p के बीच में कौन दिखाई दे रहा है? 5D दिखाई दे रहा है। भैया यहां थोड़ा लोचा लग रहा है, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, समझाना नहीं चाह रहे हो। आपने पीछे बताया था कि जब आप 6s लिखते हो, 6p लिखते हो, तो आपने बताया था यार 5D के साथ साथ 4f भी होता है। ये कहां गया? ये तो बताओ। यहां पे 4f तो नजर नहीं आ रहा, तो भैया जी वही समझा देता हूं, यही समझा देता हूं कि ये 4f कहां गया। देखेंगे ध्यान से सारे लोग देखना भैया। ये जो 5D का पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट के बीच में, इन दो एलिमेंट्स के बीच में 14 एलिमेंट्स रहते हैं। क्या फालतू बातें कर रहे हो भैया? ये तो एकदम पचा नहीं, कतई वाहियात बात है, कतई वाहियात बात है भैया, ये दिमाग में ही नहीं जा रहा। क्या समझाना चाह रहे हो? दोबारा सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। हमने क्या बोला कि 6s और 6p के बीच में 5D और 4f दोनों होने चाहिए थे। आप तो सिर्फ 5D के 10 एलिमेंट्स दिखा के निकलने वाले थे। हैं, बताइए 4f के 14 एलिमेंट्स कहां गए? तो हमने कहा कि भैया जी इनको धक्के मार के पीरियोडिक टेबल के बाहर निकाल दिया गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? 4f सीरीज। तो यहां इन दोनों के बीच में 4f सीरीज होता है। क्या होता है? 4f सीरीज। और इन्हीं को धक्के मारे गए, देखना भाई, इन्हीं को धक्के मार के निकाल के बाहर किया गया, है ना। यहां दो एलिमेंट्स के बीच में 14 एलिमेंट्स थे, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया और वो 4f के नाम से फेमस हैं। और 4f के देखना कितने हैं भैया? 1 2 3 4 5, इसी तरह के दिन हो गए, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है 4f सीरीज। क्या बोला जाता है? 4f सीरीज। और इसी को लैंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो 4f सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। चलो भैया मान लिया आपकी बात, चलो मान लिया आपकी बात कि यहां पर क्या है? 4f है। क्या अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक ठाक जा रहा है? क्या हम आप बाऊ के बताए हुए रूल के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को समझ पा रहे हैं? तो जवाब हो गया हाँ। अगली चीज पे आते हैं कि भैया हमारे पास क्या है? 4s, और यहां पर आगे सॉरी अगला यहां पे क्या है? 7s यार, 7s। तो 7s के बाद क्या आना चाहिए बताइए? 7s के बाद क्या आना चाहिए? तो आपने पढ़ा था 7s के बाद यहां पे क्या आएगा? 6D आएगा, और क्या आएगा? 5f आएगा। 6D और क्या आएगा? 5f। भैया वो कहां है? 6D तो दिख रहा है।
अब एक बात बताओ, ये 5f कहां है, उसका लोचा कहां है? शायद कुछ बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि ये जो 5f है वो कुछ और नहीं बल्कि ये नीचे वाला है भैया। 4f के नीचे या डायरेक्ट 5f। जो आपको ये 14 एलिमेंट्स इस 4f के नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम 5f सीरीज या एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। आगे ये भी बताऊंगा कि एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, लेकिन अभी जानना है कि एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तो 14 एलिमेंट इस 5f में है और 14 जो है 4f के अंदर है। ये जो 5f है ये कहां पाया जाता है? आपने कहा था यहां इन दोनों के बीच में 4f होता है, तो मैं कह रहा हूं उसी तरीके से इन दोनों के बीच में यहां जो एलिमेंट होगा और यहां जो एलिमेंट होगा उनके बीच में 14 एलिमेंट आएंगे जिनको हम 5f सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज बोलेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? क्या आपने आप बाऊ के बताए हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल को रिलेट कर पा रहे हैं क्या? अगर हां तो जवाब दीजिए। हाँ, शायद मजा आया होगा, आनंद आया होगा। इस छवि को आपने पहली बार देखा होगा, इस इमेज को इस तरीके से शायद आपने पहली बार सोचा और समझा होगा। आनंद आना जरूरी है, मजा आना जरूरी है। बस मैं एक चीज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि भैया आप ये चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा ही जल्दी भूल जाते हैं कि यार क्या भूलते हैं आप? ये भूलते हैं कि यहां पर 14 एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ और नहीं 4f सीरीज है। यहां इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं बल्कि 5f सीरीज है। बस आपको ये नहीं भूलना है, बाकी चीजें तो सीक्वेंस में चल रही हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। बस आप यही भूलते हैं कि कब इनको धक्के मार के किस तरीके से निकाला गया था। आई होप आपको अब आनंद आ चुका होगा। अब एक बात और समझें, ये आपका F ब्लॉक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मैं पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे देखो 4f के अंदर 14 होते हैं, 5 के अंदर भी 14, मतलब क्या हो गया 14 प्लस 14, इतना तो आता होगा 28 करके कुछ बोल देंगे आप। इतनी बात समझ में आ गई? यस। तो ये रहा हमारा S ब्लॉक, फिर इसके बाद हमारा ये P ब्लॉक, इसके बाद बीच में ये D ब्लॉक और यहां पर F ब्लॉक। कोई अब तुमसे पूछ ले कि आखिरकार इस S ब्लॉक के अंदर जब हम यहां पे देखते हैं 2 ही एलिमेंट क्यों रख रहे हैं, जब हम यहां पे देखते हैं तो 6 एलिमेंट्स क्यों रख रहे हैं P ब्लॉक के अंदर? अगर कोई ये पूछ ले कि D ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज है उसमें 10 ही एलिमेंट क्यों रहते हैं, कोई अगर ये पूछ ले कि F ब्लॉक के अंदर 14 एलिमेंट्स क्यों रहते हैं, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? शायद आप इसका जवाब दे पाएंगे कि भैया जी देखो, जो ब्लॉक है वो सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसी के हिसाब से यहां पर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर। देखिएगा, एटॉमिक नंबर वाले पॉइंट पर आऊंगा। एक बार मैं पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से यहां पे प्रेजेंट करना चाहता हूं। क्या मैं ये मान लूं कि आपको पीरियोडिक टेबल आती होगी, मतलब याद होगा? मेरी समझ से याद होना चाहिए कि हलीना की रब से फरियाद, ये चीजें आपको आती होंगी, है ना, बचपन से अपन सीखते जा रहे हैं। ओके, अगला देखते हैं। ये पहले ग्रुप के बाद दूसरी चीज आती है। हमने एक शब्द बोला ग्रुप, उसको मैं डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में, है ना। इसके बाद क्या है भैया? बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, ये चीज भी आपने सुनी होगी। और ये लोग कहां पे हैं भैया? ये लोग एस ब्लॉक के अंदर हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये भाई साहब कौन है? ये है बोरॉन की फैमिली। बोरॉन इसका लीडर है और उसकी ये फैमिली है ना। बोरॉन फैमिली क्या है? बैगन आलू गाजर इन थैला, शायद आपको आता होगा ना। कहें सीता जी सुनो प्रभु। अगला होगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, और इसके बाद उससे टीपो, मतलब कि नकल मार लो। पहली बार कोई टीचर ये बोल रहा होगा भैया यहाँ पे नकलची स्वभाव अपना दिखा सकते हो। अगले पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है? FCLBRIAT, ठीक है। और इसके बाद आएगा हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, है ना। ये कहानी आपने सुनी होगी और आपको आता होगा। अब देख लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा भैया। अब एक बात बताइए, ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि 3D सीरीज का जन्म कब हुआ और किनके बीच में हुआ। तो देख लें भैया, देख लें भैया, 3D सीरीज पहली बार जन्मी है कैल्शियम से लेकर के गैलियम के बीच में। कितने एलिमेंट्स होंगे भैया? आप कह रहे हो 3D सीरीज, तो डी के अंदर तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं यहां पर कितने लोग होंगे? 10 एलिमेंट्स होंगे, है ना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। इसके बाद देख लीजिएगा, ये हमने याद कराया है। शकीला एसी में रहती है, टीना जोर से हाफ रही है, ठीक है। ये क्या था? वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग,
वो नवाब था दबंग। एक मिनट भाई, ये खिसक गए थे, है ना। ओके, अब अगले पर आ जाते हैं, क्राइंग मोटी वाइफ, आपको यहां तक याद रखना है। इसके बाद मंतक रेखा, इसके बाद अगला क्या है, फिर रोया ओसामा, फिर रोया ओसामा। अगला है कौन रहेगा ईरान में, अगला है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और इसके बाद है क्यों आगे आऊं, और अगला क्या है भैया, जिंदगी कैडबरी हो गई है। जिंदगी क्या हो गई है, कैडबरी हो गई। तो पहले तो आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए, कौन किसके नीचे आता है, कौन सा एलिमेंट कहां पर स्थित है, यह दिमाग में सेट होना चाहिए। कौन सा एस ब्लॉक में है, कौन सा पी ब्लॉक में है, कौन सा डी ब्लॉक में है, इतनी चीज पहले याद हो। अब जो मैं आपको यहां प्रस्तुत करूंगा इसको याद करने की खास जरूरत नहीं होती, देख लेंगे, यहां तक याद रहना जरूरी होता है। इसके बाद ये वाली चीज कोई खास याद रखने के लिए ठीक नहीं है, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब देखें, हमने एस पी और डी समझ लिया, इसके बाद आता है एफ ब्लॉक। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है भैया, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि ये 4F सीरीज है। ये क्या है, ये 4F सीरीज है। अगला देखें भाई, ये कौन है, ये 5F सीरीज है, मतलब कि एक्टिनाइड है। ऊपर वाला क्या था, लैंथेनाइड, नीचे वाला क्या है भैया जी, देख लें यहां पर हो जाएगा 5F सीरीज या एक्टिनाइड, नीचे वाला एक्टिनाइड, ऊपर वाला लैंथेनाइड। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है क्या, पहले बताएं, कृपया बताएं, इतनी बात क्लियर है क्या। सर पहले से जानते हैं, इसमें क्या ही बता रहे हो आप। अच्छा जी, कोई बात नहीं, यहां पे आपको मैं एटॉमिक नंबर सिखाने वाला हूं। देखो एटॉमिक नंबर हमें पता है, देखो अगर ये 1 है तो उधर 2 है, 1 2, इसके बाद हम कहां जाएंगे, 3 4, जिस तरीके से हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का उसी तरीके से यहां पे भी है, 1 2 3 4, फिर क्या होगा 5 6 7 8 9 10। तो मैं ये याद नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये जो है ना, ये इसको बोला जाता है इनर्ट गैस। इसको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस। बस मैं आपको इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना चाहूंगा और उनके एटॉमिक नंबर सिखाना चाहूंगा। तो पहले मैं आपको उनके एटॉमिक नंबर याद करवाता हूं। बताइए हीलियम का कितना होगा, हीलियम का बोलो, यहां पे लिखने के लिए ठीक नहीं है तो मैं एक बार रुकिएगा, मिनट, हाँ अब शायद जगह हो गई है। हीलियम का होता भैया कितना, 2। अरे यार वो 1 है तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद बताइए क्या लिखा जाएगा, नियॉन का कितना लिखा जाएगा। कई लोगों को याद होगा सर 10 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे आया 10, तो आप कहेंगे देखिए जब यहां पे 2 हुआ तो नियॉन तक आने में आपको 8 एलिमेंट और ऐड करने पड़े, है ना। तो 2 में कितने जोड़ दिए भैया, 8 जोड़ दिए, 10 हो जाएगा। अब आर्गन तक आने में कितने जोड़ने पड़ेंगे, देखो भाई 2 यहां पे है और यहां पे 6, मतलब 8, इसका मतलब हो गया यहां पर 18 हो जाएगा। आर्गन का कितना भैया, 18, है ना। नियॉन का कितना, 10। क्रिप्टन का कितना होगा, आप बताइए, यहां पर आप कितना जोड़ेंगे, तो आप यहां पर 18 जोड़ेंगे। अब मन में सवाल आएगा कि 18 से डायरेक्ट 36 कैसे हो गया। अब की बार आपने 8 क्यों नहीं जोड़ा, अब की बार आपने 18 ही क्यों जोड़ा, क्यों का जवाब दो ना, तब तो समझो कुछ पढ़ा रहे हो। अच्छा जी आ जाइए, देख लीजिए, देखो आर्गन है ना, आर्गन के बाद क्या आता है, एस, तो एस आया ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद आप क्या देख रहे हो, यहां पे देखना भैया, यहां पे क्या लिख रहे, यहां पे आप लिखोगे डी ना। देखो भाई आर्गन के बाद आप आते हो, इस ये 2 पढ़ेंगे तो एस लिख दिया, ये डी पढ़ेंगे तो पूरा डी लिख दिया। इसके बाद देखो के आर तक आने में क्या पड़ेगा भैया, पी पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, पी, यही ना भाई जी। सर इससे क्या आएगा समझ में, देखो यार सब समझ में आता है, आनंद आएगा। बताइए एस के अंदर टोटल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। डी के अंदर मैक्सिमम कितने हैं भैया, 10। पी के अंदर कितने हैं, बोलो भैया 6। टोटल कितने, 18। भैया उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से क्या सेंस बनता है, अरे भैया आपको बताया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही एलिमेंट्स वहां पर आएंगे। जैसे यहां पर देखो 2 है, यहां पर 2 एलिमेंट, यहां पर देखो 10 एलिमेंट, तो इसके लिए मैंने 10 लिखा है, और इसके बाद 6 एलिमेंट, इसलिए मैंने 6 लिखा है। तो सब जोड़ दोगे, पढ़े लिखे लोग हैं तो 18 जरूर बता ले जाएंगे, ठीक है। तो 18 पहले से था तो अगले वाले में 18 जोड़ करके 36 हुआ। क्यों हुआ, रीजन समझ में आना चाहिए। अच्छा अगले पर आ जाइए, 36 के बाद बताइए क्या होगा, बताइए 36 के बाद क्या होगा। आप कहेंगे इसमें कोई खास अंतर तो लग नहीं रहा है, जैसा ये था वैसा यहां पर देखिए एस ब्लॉक आता है, फिर डी वाला ब्लॉक आ जाता है, फिर पी आ जाता है। इसका मतलब फिर से 18 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देख लीजिए उसमें क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 54। तो अब की बार 18 जोड़ा। अब देखिएगा क्या हम अब की बार आरएन का जब वो एटॉमिक नंबर लिखें तो क्या हम दोबारा 18 जोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, बेईमानी हो जाएगी अगर जोड़ेंगे तो। अब की बार आपको 32 जोड़ना पड़ेगा।
क्यों जोड़ना पड़ेगा भाई, उसका रीजन सीख लीजिए। देखो भाई, वो जेनॉन को ध्यान रखना, जेनॉन के बाद यहां पर आएगा सीजियम, CS। तो देखिए पहले क्या मिला, S, तो चलो S के 2 लिख दिए। इसके बाद क्या मिला, D, तो D के हमने 10 लिख दिए, और इसके बाद हमने 6 लिख दिए। तो यार आपकी बार फिर से 18 आना था। नहीं, एक चीज हम भूल रहे हैं, वो है कि भैया LA और HF जो यहां पर लिखे गए हैं, इनके बीच में कौन होता है, बताइए इनके बीच में कौन होता है। अरे इनके बीच में 4F सीरीज होता है। क्या होता है, इनके बीच में 4F सीरीज होता है, इनके बीच में 4F सीरीज होता है, और इनके बीच में 5F सीरीज होता है। ये बात मैंने बोला था ना, आप भूल जाएंगे, मत भूलिए, याद रखिए। अब देखो क्या होगा, जब S था, D था और P था, तब तो 18 आ रहा था, लेकिन अब साथ साथ इसके क्या ऐड हो गया, F भी ऐड हो गया। तो F के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, अरे भैया 4F में कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहेंगे 14 एलिमेंट्स हैं, तो इनको जोड़ करके कितना आएगा, 32। इसका मतलब अगर आप जेनॉन टू RN जा रहे हैं तो इनके बीच में 32 एलिमेंट्स आएंगे, तो निश्चित रूप से RN का जो एटॉमिक नंबर होगा वो ऊपर वाले में 32 जोड़ करके आएगा। 32 जोड़ते ही ये 86 हो जाएगा, और जैसे 86 हुआ, आपसे मैं ये पूछूं OG का कितना होगा, तो आप कहेंगे अरे इसमें भी 32 जोड़ दो। एक आध बच्चे का जरूर सवाल होगा, अब की बार 32 क्यों जोड़ा, उसका रीजन बताइए। उसका रीजन तुरंत समझ लीजिए, उसका रीजन ये है मेरे भैया, ध्यान सुनना। उसका रीजन है कि देखो S ब्लॉक, ये रहा D ब्लॉक, और D के साथ साथ 5F, और यहां पर रहा P। इसका मतलब SPDF सब लोग हैं, तो 32 एलिमेंट्स यहां भी आएंगे RN के बाद OG तक पहुंचने के लिए। इस वजह से आपको 32 जोड़ना पड़ेगा। आनंद आया क्या, ये बात समझ में आई क्या? यस, ऐसा फील सा आना चाहिए एकदम, है ना, लगे कि भाई हमने कुछ सीखा है ना। अच्छा जी, अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा, ये चीज तो आप नोट डाउन कर लें, अगला सवाल कुछ और होगा। अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ये जो LA है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, LA का एटॉमिक नंबर कितना है, चलिए बताइए, सोचिए, बताइए, ध्यान दीजिए, बताइए। चलिए LA का एटॉमिक नंबर निकालते हैं। LA का एटॉमिक नंबर, मैं आपको इस तरीके से सिखाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये पीरियोडिक टेबल फीड हो और बाकी चीजें आप उससे अपने आप निकाल ले जाएं। देखो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि एलिमेंट के नीचे क्या है, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मजा नहीं उठा पाएंगे। अगर आनंद लेना है, उनसे प्यार मोहब्बत करना है, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना भाई जी? यस सर। तो जो हमारा L है, A है, लैंथेनम है, आपसे पूछा गया उसका बता दीजिए हमें एटॉमिक नंबर। आप कहेंगे देखो LA के पहले देखिए कौन आता है, हमेशा दिमाग में क्या चलना चाहिए, इनर्ट गैस चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, इनर्ट गैस। तो सुनिए, आपसे पूछा गया LA, तो सोचो LA से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस था, LA से जस्ट पहले कौन, जेनॉन। जेनॉन का कितना है, 54। अगर इसका 54 है तो ये CS का कितना होगा, 55। इसका कितना होगा, 56। तो इसका कितना हो जाएगा, 57। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 57। इसका 57। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए HF का कितना होगा, ये जो HF है इसका कितना होगा। अरे भैया बहुत आसान है, अरे ये 57, ये 58 है ना, अरे इसका 58 लिख दो, हो गया काम। नहीं भैया 58 नहीं होगा। अरे याद करो कि भैया जी LA और HF के बीच में 14 एलिमेंट्स, मतलब कि 4F सीरीज, CE, यहां से सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के 14 लोग कहां रहते हैं, LA और HF के बीच में रहते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके समझिए कि LA आगे की तरफ है, इसके पीछे 14 एलिमेंट्स लगाए गए हैं, बस उसको समझाने के लिए नीचे रख दिया जाता है। तो आप क्या करिए, LA में 14 जोड़िए, तब जाकर के HF आएगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर आप ये लाइन सही बता रहे हो, अगर आप ये लाइन सही बता रहे हो, तो यार इस सीजियम का, ये इस सीरियम का कितना होना चाहिए, LA के जस्ट बाद सीरियम होना चाहिए, मतलब इसका 58 होना चाहिए। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? अरे देखो भाई, इन्हीं के बीच में ये पूरी की पूरी लाइन है, तो भाई LA के जस्ट बाद तो CE आएगा, CE के बाद PR ND करते करते आप LU तक जाएंगे, 14 एलिमेंट्स। तो बताइए यहां पर अगर 58 है तो 58, इसके बाद क्या हो जाएगा, 59, 60, इस तरीके से यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 71।
यहां पे कितना आएगा 71। तो देखो भैया सी का हो गया 58 और इसका हो गया 71। तो यहां पे HF का LU के जस्ट बाद HF आएगा, क्योंकि 14 लोग बीच में थे ना जी। तो लास्ट वाला कौन है LU 71, तो इसका कितना होगा 72। अरे बोल दो ना यार कितना होगा 72। मान गए भैया, मान गए, एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ इन दोनों के बीच में ये भाई साहब लोग होंगे। तो देखिए आपको 4F सीरीज भी समझ में आ गई कि 4F सीरीज में एटॉमिक नंबर की शुरुआत हुई है 58 से और लास्ट में आ रहा है 71। अब मैं आपसे इसी के आधार पर एक सवाल पूछता हूं कि AC और RF, AC और RF, AC और RF इन दोनों का आप यहां पे बता दीजिए हमें एटॉमिक नंबर, बता दीजिए। उन्हीं आधार पर आपको ना पीरियोडिक टेबल के आधार पर एटॉमिक नंबर बताना है। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा जी AC के जस्ट पहले कौन था, आप कहेंगे यहां पर RN था। अरे कौन था, RN था, और RN का एटॉमिक नंबर कितना, बोलो भैया कितना 86। अगर वहां पर 86 तो ये हो जाएगा 87, 88, 88 के बाद ये कितना हो जाएगा बोलो 89, तो हो जाएगा 89। वैसे देखो एक्टिनाइड मतलब एक्टिनियम का 89 आ रहा है, ठीक है जी, थोड़ा बोलने में भी सेम सिमिलर लग रहा है। अच्छा जी अब मैं पूछता हूं आपका RF का कितना होगा, तब भी वही दिमाग लगाना है कि 14 का गैप रखना है। इसका मतलब AC का कितना हुआ वहां पे 89, तो भैया इस TH का कितना होगा। सर यहां पर TH का क्यों बताने लग गए, अरे भैया AC और RF के बीच में ये TH से लेकर के LR तक होते हैं। यहां पर थोरियम से लॉरेंसियम तक के जो 14 लोग हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं, क्योंकि ये 5F सीरीज है ना जी। यस सर। तो क्या करेंगे बताइए, AC का है अगर 89 तो थोरियम को हो जाएगा 90, और इसी तरीके से जब आप 14 तक गिनते हुए आएंगे तो ये हो जाएगा 103। लॉरेंसियम का हो जाएगा 103। अगर ये लॉरेंसियम का 103, इसके बाद क्या आएगा RF, तो भैया यहां पे आप क्या लिखोगे 104। 104 एकदम क्लियर है। यस। और एक दूसरा तरीका और भी है कि देखो अगर यहां पर La का 57 है तो डायरेक्ट आप क्या जोड़ दीजिए 32 जोड़ दीजिए, आपको एक्टिनियम का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लैंथनम से एक्टिनियम तक का क्या मिल जाए 32 का गैप, है ना। यहां पे दो एलिमेंट के बीच में 32 का गैप, यहां पर भी 32 का गैप। इसका मतलब आपको क्या करना है 72 में कितना जोड़ देना था प्लस 32 कर देना था, है ना। अब आपको शायद लगा होगा कि हाँ यार इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को गढ़ा गया है, बनाया गया है। आप बाउ का रूल किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लगता है वो समझ में आ गया। बोलो समझ में आ गया क्या, इतनी कहानी समझ में आ गई है क्या। यस सर। अच्छा मैं यहां पे एक चीज समझाना चाहता हूं, एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है कि चलिए मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि यार हमारे पास ना एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर, मैं आपसे पूछता हूं एक एलिमेंट मान लो X है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर 49 है। क्या है 49 है। तो मुझे ये बताइए ये किस फैमिली के अंदर आएगा। फैमिली मतलब समझाता हूं क्या होता है। देखो ये जो लिथियम से लेकर के Fr तक है उसको बोलते हैं लिथियम से लेकर के, हाइड्रोजन क्या है अलग है, आगे मैं समझाऊंगा हाइड्रोजन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, आगे सबके बारे में बात होगी। फिलहाल लिथियम से Fr तक के लोग, सॉरी एक मिनट भाई, हाँ सीरियम यहां लिथियम से Fr तक के लोग, लिथियम से क्या भैया Fr तक के लोग क्या बोले जाते हैं, एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं। तो लिथियम से लेकर के Fr तक के सब लोग एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं, और बेरिलियम से लेकर के Ra तक के सब लोग क्या बोले जाते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं, है ना। तो BeMgCaSrBaRa तक में सब लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं। लाइन क्लियर है क्या। यस सर। अगली चीज देखना भैया, यहां पे समझना, ये जो सारे लोग हैं ना
इनमें क्या बोले जाते हैं, ये सारे के सारे लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोले जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोल जाते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना, नहीं तो आप यही समझोगे कि रट्टा मारना पड़ रहा है। तो मैं उसको इस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा कि आपको वो फील कराएगा कि यार ये तो हमें अपने आप याद हो गया। ठीक है, वो मैं आपको डी ब्लॉक में समझाऊंगा। फिलहाल आप माने ये जो चीजें लिखी गई इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक है, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। एक चीज को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि यार यहां पर भी लिखा है एल्कली मेटल्स, यहां पर भी लिखा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर लिखा है ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब यहां से आगे के इधर इधर आगे के जितने भी लोग हैं ये सब के सब मेटल्स हैं। भैया ये मेटल क्या होते हैं? मेटल वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन आपको इज्जत से आराम से देना पसंद करते हैं। नॉन मेटल वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं, और मेटलॉइड वो लोग हैं जो दोनों काम कर सकें, जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकते हैं। ये होता है डेफिनेशन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड का। ये सारी कहानी आपको 10th लेवल पे ही पढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। देखें भैया, ध्यान सुने भैया, ये जो बोरॉन की फैमिली है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये क्या बोले जाते हैं? ये बोरॉन फैमिली के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है? बोरॉन की फैमिली। ये तो बड़ा आसान है ना, बोरॉन की फैमिली। अगला क्या है? कार्बन की फैमिली। ये कहें सीता जी सुनो प्रभु। अगला है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को एक स्पेशल नाम दिया जाता है निक्टोजेंस, PNI, निक है ना, निक्टोजेंस। अब आप सोचेंगे यार ये निक्टोजेंस तो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा भैया, मैं तो भूल जाऊंगा, मेरे को याद नहीं रहेगा। मैं क्या पता निक्टोजेंस बोल दूं इस कार्बन की फैमिली को, मैं भूल जाऊं, क्या पता मैं ऑक्सीजन की फैमिली को निक्टोजेंस बोल दूं। तो भैया जी ध्यान से सुनेंगे। देखो ये मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन की फैमिली। नाइट्रोजन मैच करता हुआ निक्टोजन से, लेकिन ऐसे याद नहीं होता। देखो यहां पे ये क्या है? नाइट्रोजन ना, तो देखो N फॉर नाइट्रोजन है ना, ये क्या भैया? P फॉर फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस P और N मिल करके ये देखो नाम भी बना रहे हैं। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, अब आपको याद रहेगा कि निक्टोजेंस किससे रिलेटेड है? नाइट्रोजन की फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि उधर क्या है? N नाइट्रोजन है, P फॉस्फोरस है। क्लियर? यस। अब अगला देखिए, जो ऑक्सीजन की फैमिली है उनको कैल्कोजेंस कहते हैं, कैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस है, कैल्कोजेंस कहते हैं। लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं। और ये जो ये पार्ट है ना कैल्कोजेंस, ये मेरी IIT में मेरे रिसर्च का पॉइंट था। मैंने अपनी रिसर्च करी हुई है इस सल्फर और सेलेनियम में। ठीक है, सल्फर और सेलेनियम में ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन की जो फैमिली है उसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं। रिवाइज करें मेरे साथ, क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं। और ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। याद रखें हमारे साथ, क्या बोलते हैं? हैलोजन की फैमिली बोला जाता है ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। ठीक है, अगला आइए, इनको तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये इनर्ट गैस है। हीना, नीना और करीना, इनके जेरोक्स रंगीन, ये जो चीज है भैया ये इनर्ट गैस है। क्या आपको इतनी चीज आती है? यस। अब अपने हम मूल प्रश्न पर आते हैं, मुख्य प्रश्न पर आते हैं, मेन प्रश्न पर आते हैं। हमने सवाल पूछा था, एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 49 है, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताइए, किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकाला जाएगा भैया? बुद्धि लगाइए कृपया, कृपया आप बुद्धि लगाएं, आपसे ये दरख्वास्त है। देखो 50 कितना है? 49। तो 49 सोच के देखो ना किस ब्रैकेट में आता है। 49 आएगा इस ब्रैकेट में, 36 और 54 के बीच में कहीं पर क्या आएगा? 49 आएगा। इतनी बात तो क्लियर है, ऐसे निकाला जाता है भाई, है ना। अब देखो ये अगर 54 है, ये 54 है जेनॉन, तो ये कितना है? 53। ये कितना है? 52। ये कितना है भैया? 51। ये कितना है भैया? 50। तो ये क्या हो गया? 49। तो क्या हो गया भैया? ये हो गया 49। इसका मतलब जो 49 है वो कुछ और नहीं, वो इंडियम IN है, इंडियम IN है। और आपको अब पता हो चुका है कि यहां पर इससे जब आप 6 कदम पीछे आएंगे
जब आप यहां पर इस तरीके से पीछे आएंगे IN मिलेगा तो आपको याद होगा बैगन, आलू, गाजर इन थैला। IN इसका मतलब ये 49 जिसका एटॉमिक नंबर था वो कहां पे है? अरे वो बोरॉन फैमिली के अंदर है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। ऐसे सॉल्व कर ले जाओगे? यस। अगला क्या है? ग्रुप नंबर एंड इट्स नेम। हाँ ये देख लेते हैं, आपके सामने एक बार प्रस्तुत कर देता हूं, है ना? अच्छा लग रहा क्या? आनंदमयी हुई? यस। आइए ग्रुप नंबर और उसके नाम के बारे में देखते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे? 18 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं भैया? 18 ग्रुप होते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कई लोगों का भैया हमें पता है 18 ग्रुप होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो भैया ढंग से सीख ले। यहां पर जो ग्रुप शब्द यूज किया जाता है उसका मतलब क्या है? देखो भाई, यहां पर वर्टिकली जो यहां पे आपको दिख रहे हैं ना, कॉलम में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो उनका ग्रुप है उन्हीं को एक ग्रुप नंबर बोला जाएगा, है ना? कि ये लोग एक ग्रुप के मेहमान हैं। कौन कौन से लोग? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ग्रुप नंबर 1 के मेहमान हैं। ये सब के सब लोग ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। ठीक, फिर आएगा ग्रुप नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां तक 12 आया, देखना भाई ध्यान से। बोरॉन फैमिली के लिए बोला जाए तो क्या बोलोगे? ग्रुप नंबर 13। इसके लिए ग्रुप नंबर 14। फिर 15, 16, 17, और ये भैया हीलियम वाली जो फैमिली है, इनर्ट गैस वाली, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 18। इस नाम से फेमस है भैया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जो शुरुआत में कौन आया था? मेंडलीव बाबा। उसमें उन्होंने क्या किया था? ऐसे 1A 2A करके लिखा हुआ था। अगर उसको यहां पे लगाएं तो किस तरीके से लिखा जाएगा वो समझ लेते हैं। देखो भाई सिंपल है, ये 1, ये 2, 3, 4 तो गिनते चले जाओ, 18 तक आएंगे, है ना? 18 ग्रुप ही नजर आने वाले हैं ना भाई जी। यस। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये लोग जिनको आपने धक्के मार के भगाया था पीरियोडिक टेबल से, ये लोग किधर आते हैं? ये कौन से ग्रुप के मेहमान हैं? ये तो बता दो। सही सवाल, ये पूछा जाता है। तो देखो भैया, सीरियम का जो लीडर है वो कौन है? La। इसी वजह से इसको लैंथेनाइड कहते हैं, क्योंकि इसके लीडर का नाम क्या है? ये क्या है? लैंथेनम है। जो इसके नीचे वाले लोग हैं TS से लेकर के LR तक, ये जो 14 लोग हैं 5F सीरीज वाले, इनको एक्टिनाइड सीरीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके लीडर का नाम AC एक्टिनियम है। ठीक है, यहां से आता है एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड। अब होता क्या है? कुछ ऐसे है कि मान लो AC यहां लगा है, वो वाला AC नहीं जो आपके घर में है, AC जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में यहां है, तो इसके जस्ट पीछे, AC के जस्ट पीछे TH के पीछे PA, इसके बाद U, इसके बाद NP, इसके बाद PU, ऐसे करते हुए LR तक आएगा। मतलब कि ये जो 14 लोग हैं वो सही से मैं बोलूं तो वो किसकी जगह पर हैं? AC की जगह पर हैं। CE, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के 14 लोग कहां पर हैं भैया जी? LA के पास है। यहां बोलो LA के ऊपर ही है, ऐसे बोलो LA ऊपर है, और उसके पीछे कौन है? CE, उसके पीछे PR, उसके पीछे ND, इसके पीछे PM, ऐसे करते हुए लास्ट तक LU। तो जो 4F सीरीज वाले लोग हैं उनके लिए अगर कोई पूछे ग्रुप नंबर बताइए तो आप किसका नंबर बताएंगे भैया? LA का। कोई पूछे 4F सीरीज के लिए ग्रुप नंबर बताइए तो किसका बताएंगे? AC का। क्लियर है? चलो भैया क्लियर करो, और ज्यादा सुपर क्लियर करो इसको, कि जो हमारा LA है, ये कौन से ग्रुप में आता है? आप कहोगे देखो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3। इसका मतलब LA किस में है? ग्रुप नंबर 3 में। अगर ये ग्रुप नंबर 3 में है तो ये सब 14 एलिमेंट कहां पे हैं? ग्रुप नंबर 3 में है। उसी तरीके से AC वाला भी कहां पे है? AC कहां पे है? ग्रुप नंबर 3, 1, 2, 3 में है। अगर ये ग्रुप नंबर 3 में है तो निश्चित रूप से ये सब के सब TH से लेकर के LR तक के सारे एलिमेंट्स कहां पे होंगे? ग्रुप नंबर 3 के अंदर होंगे। सुपर डुपर क्लियर, आराम आनंद आ रहा है। अच्छा जी, अभी मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, फर्स्ट इज सेकंड
VII, VIIE, 7A, है ना। लिखा जाता है VIII, VIIIA, है ना। ठीक है जी। इतना पहले देखो S और P मिला करके हमने कहां शुरुआत करी, 1A से शुरुआत थी और हम खत्म कहां पे करते हैं, 8th A पे करते हैं। इतना दिमाग में छप गया। यस, आइए बताते हैं, अगला सिखाते हैं। अब आपको यहां से जैसे अब सेकंड बी, अब आइए यहां पे फर्स्ट बी सेकंड बी के बाद ये क्या है, ये है थर्ड बी। ये कौन है, थर्ड बी। तो कभी पेपर में अगर ये पूछ लिया जाए कि LA और AC या ये 4F सीरीज या 5 लिखा हो, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, तो जवाब देंगे आप थर्ड बी। क्लियर है जी। यस सर, ये थर्ड बी। इसके बाद क्या होगा, 4B, ये क्या भैया 5B, अगला क्या है 6B, अगला क्या है 7B। 7B हो गया। अब देखना 7B के बाद देखो जितना A गया है उतना ही B जाएगा, मतलब 8A B 8 तक। भैया ऐसा तो नहीं, बी 8th बी, मतलब 8A तक कहानी जाएगी और 8B तक कहानी जाएगी। क्या आपको याद हुआ या नहीं हुआ, पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरे ग्रुप, ये सब याद हो गए। यस। अब नाम तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये लोग ट्रांजिशन मेटल। नीचे वाला जो है ये एक्टिन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली, और हीलियम नियॉन से लेकर के ये जो नीचे के लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इसमें गलतियां करते हैं लोग, मेटलॉयड जानते ही नहीं है कितने मेटलॉयड हैं, और इस यही वो रीजन है जिससे आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जब पढ़ने जाते हो आपको बहुत दर्द होता है, क्योंकि सही से आपको मेटलॉयड, और जब आपको क्लियर ही नहीं है कौन मेटल, कौन मेटलॉयड, कौन मेटल है, बुझ के किया। तुम्हें कहीं लग रहा हो कि फालतू आदमी है, घर बैठा हुआ था खाली ऐसे कलर भर दिया हर जगह, नहीं भैया, बहुत जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर मेरे भैया दे भी सकते हैं, वो मेटलॉयड जो दोनों का करेक्टर रख पा रहे हैं। इतनी लाइन क्लियर। यस। अब सुने,
देखो भाई, हमने पढ़ा था ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो भैया जी क्लियर है कि ये लोग मेटल हैं, ये ट्रांजिशन मेटल हैं, ये कंप्लीटली मेटल हैं, और एफ ब्लॉक भी कंप्लीटली मेटल है। ओ भाई साहब, इसका मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल की तो भरमार है। यस, वहां पर कौन कौन से लोग हैं देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से, मेटल आपको कहां कहां मिलेंगे। अरे भैया मेटल हमें मिल रहे होंगे एस ब्लॉक के अंदर, पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पूरा का पूरा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक, लेकिन पी ब्लॉक के कुछ लोग, पी ब्लॉक के कुछ ही लोग, के कुछ ही लोग, यहां पर मैं लिख देता हूं लोग मेटल्स होते हैं, है ना। इसका मतलब मेटल्स हैं, क्या है मेरे साथ बोलिए, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और जो ग्रीन है यही सिर्फ 5 लोग मेटलॉइड है, सिर्फ यही 5 लोग मेटल। क्लियर कर दिया क्या मैंने, क्लियर कर दिया क्या मैंने कि भैया जी मेटल जो हैं एस ब्लॉक में भी हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब के पीओ तक, पोलोनियम तक। तो ये जो लोग दिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये सब के सब पी ब्लॉक के अंदर। ध्यान से सुनना मेरे भैया, मेटलॉइड्स कौन से लोग हैं, बस ये याद होना जरूरी है, ये याद होना, याद करोगे। आज, आज सबसे तेजी, क्या हिंदी में लिख देता हूं, दिमाग में जल्दी छपेगा, आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी का मतलब आज की स्पेलिंग क्या होगी, एस, आज सब, सब ते, पांच हैं। अच्छा, मेटल याद हो गए, मेटल समझ में आ गया। तो देखो एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं जैसे जैसे इधर से इधर, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन से लोग होंगे, मेटलॉइड, क्योंकि वो तो कौन मिलते हैं, मेटलॉइड। किनारे जहां पर बोरॉन, कार्बन, इवन सिलिकॉन, ये मेटल्स हैं। क्या ये क्लियर हुआ क्या, बहुत क्लियर लाइन पढ़ाई है, कंफ्यूजन नाम की कोई, आज सबसे तेजी होते हैं मेटलॉइड्स। आज मतलब आर्सेनिक, ये कौन है, एंटीमनी, ये कौन है, सेलेनियम, ये कौन है, टेलुरियम, ये कौन है भैया। आगे बढ़ जाएं, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अगली है लाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वैसे आप, मैं चाहता हूं थोड़ा और बता दूं, बात करूं तो कैसे लिखा जाता है, इनर्ट गैस, ऐसे लिखा जाता है ना, इनर्ट गैस, फिर लिखा जाएगा यहां पे पहला है तो इसके लिखा जाएगा NS1। देखिए इसके लिए n कितना होगा 1, यहां के लिए n 1, यहां के लिए 2, यहां के लिए n कितना होगा 3, यहां के लिए कितना होगा 4, यहां के लिए 5 और यहां के लिए 6। मैं आपसे डायरेक्ट पूछ दूं, अरे यार मेरे को ना पोटेशियम का जानना है, मेरे को पोटेशियम का जानना है, बताओ पोटेशियम, बताओ पोटेशियम के जस्ट पहले कौन रहता है, इनर्ट गैस, याद करो।
पहले 18 इसका होता है आर्गन। फिर क्या लिखोगे, अब देखो 4 इसके बाद S1 तो लिखोगे 4S1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। इसी तरीके से आप रुबिडियम सीजियम सबका निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? यस सर क्लियर है। तो बड़ा आसान था। अच्छा आप आसान आसान कराते हो हैं, हमें कठिन दे दोगे? नहीं यार, यहां पे देख लो, यहां पे देखो मेरे भैया, यहां पे क्या लिखोगे, वही सेम कहानी, इनर्ट गैस, इसके बाद क्या, NH2। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होने वाला है भाई। चलिए मान लीजिए ले लेते हैं भैया कि हमें मैग्नीशियम का बताइए। मैग्नीशियम कितना भैया, सोडियम के जस्ट बगल। इससे पीछे जाओगे तो कौन आएगा भैया, नियोन। 10 होता ना उसका एटॉमिक नंबर। यस सर, नियोन लिखेंगे, नियोन लिखेंगे। इसके बाद यहां पर बताइए n कितना होगा, 3, तो होगा 3s2। कितना आसान है ना। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल ले जाएंगे, तो किसी का भी पूछा जाएगा अब आप कर ले जाएंगे। आइए अगला मैं आपको पी ब्लॉक में समझाता हूं। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इसी लाइन में आपको आगे जाना है, कुछ अलग नहीं करना। यहां पर देखो बेरिलियम के जस्ट आगे कौन आता आएगा ना, तो ये पूरा पूरा छाप दो, NH2। नया क्या जुड़ेगा, अरे भैया पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप मतलब P1, तो लिखा जाएगा NP1। क्या लिखा जाएगा, NP1। ठीक है। बोरॉन के लिए क्या लिखोगे, बोरॉन के लिए बोलोगे कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस। और यहां पर कौन सा इनर्ट गैस होगा, अरे भैया एक ही, वो उधर किनारे अभी दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, इसके लिए आप लिखोगे हीलियम, फिर लिखोगे 2s21, ऐसा लिखोगे। यस। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इतनी चीज कॉमन, किसको, चलो कॉमन नहीं, कौन सा इनर्ट गैस आया था वो इधर छापना है। और इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद NS2 NP, क्या लिखोगे बोलो, अरे ये P1 हो चुका तो ग्रुप नंबर 2 में गए, सॉरी ग्रुप नंबर 2 बोल दिया मैंने, फैमिली नंबर 2 है ना। पी ब्लॉक का फैमिली नंबर 1 बोरॉन, दूसरा कार्बन, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, 2। ठीक, इसी तरीके से नाइट्रोजन आप समझ गए होंगे कि यहां पर आएगा लास्ट में इतना कॉमन, फिर क्या आएगा NP3, फिर क्या आएगा यहां पर NP4, अगला क्या आएगा मेरे भैया NP5, अगला क्या आएगा P6, इनके नीचों के लिए NP6। और आपको पता ही है मेरे भैया जी कि हीलियम का सिर्फ 1s2 होता है। क्या होता है, 1s2, हीलियम का 1s2। बाकी जो लोग हैं ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। बस मैं एक चीज और जल्दी से इसी में बता देना चाहूंगा, एंड दैट इज कि अगर आपको गैलियम का निकालना हुआ तो क्या करोगे। अब आपको समझ में आना चाहिए, अरे भैया पढ़ा था हमने बैगन आलू गाजर तीसरे नंबर पर, और जो हमारा पी ब्लॉक की शुरुआत है वो n=2 से होती है। n=2, देखो यार एस ब्लॉक की शुरुआत n=1 से, और पी ब्लॉक की शुरुआत n होती है। यहां पर n=2 है तो यहां पर n
ये होता है। इसी तरीके से आप इंडियम का और इसी तरीके से आप थैलियम का निकालेंगे, फिर इसी तरीके से आगे भी फॉलो करा लेंगे, है ना। आगे आपको और बता दूं, चलो एक बार बता देता हूं। अगर आप इंडियम की बात करो तो इंडियम के लिए बताओ क्या होगा। इंडियम के लिए क्या लिखोगे, यहां पर देखो, यहां पर N=4 है तो यहां सॉरी इनर्ट गैस Kr होगा, तो लिख दो Kr, लिख दिया। आयन के आगे कौन होगा भैया, एक घटाते हैं तो यहां पर 10, देख लीजिएगा। नहीं तो आपको लगेगा कितना कठिन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, उसके आधार पर आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए इस एसबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आप कहोगे देखो आयन का आपने निकाल दिया, तो अगर ये P1 तो ये P2 और P3। अगर मैं इसी में सिर्फ P3 कर दूं तो एसबी का निकल जाएगा। अब मैं आपसे कहूं बिस्मथ का बताइए, तो आपको क्या करना है, P1 P2 P3, तो यहां पर P3 करना है। अब मैं पूछूं आपको लेड का बताइए, तो लेड नंबर 2 पर आएगा, तो यहां पर आप P2 कर दीजिए। कितना आसान है, आसान है ना। यस सर, आगे बढ़ जाते हैं। आगे भैया आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया है, पढ़िए और बताइए। चलिए पढ़िए और बताइए क्या लिखा है। लिखा है द एलिमेंट विथ Z=120 नॉट एट डिस्कवर्ड। अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन वो पूछा जा रहा है कि अगर मान लो डिस्कवर किया गया तो वो क्या होगा, बताइए। जेड कितना, मुझे क्या आपको इनर्ट गैस है, तो भैया जी इसमें 2 एटॉमिक नंबर और बढ़ा देने से ये क्या हो जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो एस ब्लॉक, इसके बाद डी, इसके बाद यहां होता है पी, ऐसे होता है क्या, बताना भैया, बताना है ना, बताना। ये देखो यहां पे ऐसा होता है, यस सर एकदम क्लियर है। अब देखो यहां पर है मान लो 118, 118 यहीं पे आएगा लास्ट में। अब एक बात सोच के देखो, अगर 118 जाके यहां खत्म हो रहा है इनर्ट गैस पे, तो आप बताएं कृपया। देखो एस के अंदर 2 होते हैं ना, एस के अंदर 2 होते हैं, कृपया आप ये बताएं 119 कहां जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं 119 कहां जाएगा। अरे जब 118 यहां है तो ये वाला 119, तो 119 वाला क्या होगा, एल्कली मेटल होगा। सर आपको कैसे पता चला एल्कली मेटल होगा। अरे मेरे भैया जी, आप जो है एल्कली मेटल के नीचे ही तो लिख रहे हो, तो उसका कैरेक्टर भी नीचे मैच करेगा, मतलब कि 119 एटॉमिक नंबर रखने वाला क्या होगा, एल्कली मेटल होगा। तो इसी तरीके से 120 वाला क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो देख लीजिए एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो इस तरीके से कोई सा भी सवाल आपके सामने फेंक के मारा जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगली चीज है IUPAC नेम ऑफ 101 to 118, बहुत आसान होता है। चलिए एक टेबल है उसको देख लेते हैं। डिजिट नेम एंड एब्रिविएशन। पहला क्या है, 0 के लिए निल लिखा जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बटे सन्नाटा, तो सिर्फ अपनी मोहब्बत, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझ तक रखिए, टूपी तक मत जाने दीजिए। तो यहां पर किसका कॉन्सेप्ट लगा, सील्डिंग कॉन्सेप्ट लगा। ये जो 2s है वो सील्ड कर रहा है, वो स्क्रीन कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस को, तभी ये जो न्यूक्लियस है वो टूपे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ नहीं पा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। और दूसरी चीज एक और होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और यहां पर बैठा हुआ जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है, यहां पर भी जो चार्जेस हैं वो क्या हैं? यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये क्या दिखा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बता रहा हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा? इनको रिपेल करेगा। किसको? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p के अंदर, उनको रिपेल करेगा। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने नहीं दे रहा, दूसरा रिपेल करके क्या कर रहा है? उसको दूर कर रहा है। तो होगा क्या? ये जो 2p है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर के थोड़ा सा दूर चला जाएगा, कहेगा भैया मेरे को ज्यादा रिपल्सन करने हैं नहीं है। अब देखिए अगला लाइन, अगली लाइन समझिएगा, अगली लाइन समझिएगा मेरे भाई। ये देखिएगा यहां पे मैंने क्या दिखाया हुआ है? पहली वाली ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन वो वही वाली लाइन है जो पहले थी। ठीक, अभी थोड़ा अंदर आ गया तो ये वाली लाइन किसको बता रहा है? तो अपने s ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, 2s ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। अब अगली चीज देखिएगा क्या होगा। यहां पर देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भैया ये s ऑर्बिटल तो उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन p ऑर्बिटल की साइज थोड़ी सी वो क्या कर जाएगा? स्ट्रेच कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा दूर चले जाएंगे। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किससे दूर चले गए? न्यूक्लियस से। और अगर न्यूक्लियस से दूर चले गए इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस क्यों आया? आप वो समझ लीजिए, यहां समझ में आएगा। पहले इस वाली लाइन पर 2s भी था, 2p भी था। इस वाली लाइन पर 2s भी था, 2p भी था, लेकिन अब क्या होगा? 2s अंदर आ गया लेकिन 2p थोड़ा दूर चला गया। 2p का दूर जाना सील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, 2s का अंदर आना पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से है। और यहां पर देखें, कृपया ध्यान से देखें, इस न्यूक्लियस से 2p की दूरी, इस न्यूक्लियस से 2p की दूरी ज्यादा होगी, लेकिन इस न्यूक्लियस से 2s की दूरी कम होगी। तो क्या होगा भैया? डिफरेंस आ गया दूरियों में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दूर है न्यूक्लियस से, तो भैया यहां एनर्जी डिफरेंस आएगा। और अगर एनर्जी डिफरेंस आएगा तो हम क्या बोलेंगे? 2s और 2p में क्या होगा भैया जी? जो हमारा 2s होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी और 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या मिलेगा? 2s एंड 2p हैव डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या है? अंतर में आ रहा है। अच्छा, अगला देखिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 2s और 2p में 2s जो होगा वो कम एनर्जी का होगा विद रिस्पेक्ट टू 2p। ये चीज तो नहीं समझते होंगे डिस्टेंस और एनर्जी रिलेशनशिप से। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिजेनरेसी लॉस कर गई। जो यहां पर मैंने बोला था कि 2s और 2p की एनर्जी सेम है, तो हम कहते हैं डिजेनरेसी वहां पर है, दोनों बराबर एनर्जी लेवल के हैं। जब वो बराबर एनर्जी लेवल के नहीं रहे, 2s कम हो गया, 2p ज्यादा हो गया, मतलब डिजेनरेसी लॉस कर गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2s और 2p में पेनिट्रेशन पावर किसका अच्छा है? कौन पेनिट्रेट करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस? आप कहेंगे भैया अभी तो बताया 2s है ना, तो आप बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s इज हायर देन 2p। अगला देख लीजिए, सील्डिंग इफेक्ट किसका अच्छा है? ऑब्वियसली यार s ऑर्बिटल सील्ड कर रहा है, तभी तो 2p पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस नहीं लगा पा रहा है। तो यहां पर भी आप यही लिखेंगे कि 2s इज ग्रेटर देन 2p। ठीक, तो देख लीजिए सील्डिंग पावर, सील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन पावर का सेम ऑर्डर है। अब मैं यहां पे कुछ चीजें जनरलाइज करूंगा, देखिएगा यहां पर मैं जनरलाइज करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि s ऑर्बिटल अंदर की तरफ आ गया, इसका मतलब s का पेनिट्रेशन पावर अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू p के, है ना। चाहे ये 2s हो, चाहे 2p हो, चाहे ये 3s हो, चाहे 3p हो, यही चीज हमें हमेशा देखने को मिलेगी। अच्छा, अब अभी हमने जो समझा वो s और p में समझा, इसी तरीके से d और f में भी समझा जा सकता है। देखिएगा मैं अंतर समझा देता हूं। p ऑर्बिटल में क्या होता है? अगर ये न्यूक्लियस है तो ये मान लो कुछ ऐसा है, मान लो 2p ऐसा है, तो d में कैसा होगा? देखिए ध्यान से, d में बहुत ऊपर जाके ऐसा पतला पतला होगा। देखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर होता है, डी के अंदर बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। डी क्यों बोला जा रहा है? डी फॉर डिफ्यूज्ड, ठीक है, और ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर होते हैं। तो यहां पर इस तरीके से, यहां पतला होता है, लेकिन यहां पे क्या देखो, यहां पे तब भी पी ऑर्बिटल में ठीक ठाक यहां पे मोटाई होगी। समझ गए ना बात? अभी मैंने एक डंबल बनाया डी का, डी में कितने डंबल होते हैं? 2। अभी एक डंबल है, एक और बना लीजिएगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? P और D में साइज में भी अंतर है। जो हमारा D है वो और ज्यादा डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड होने का क्या मतलब है? कि आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब जो ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस से दूर रखेगा, क्या वो सील्डिंग कर पाएगा? नहीं। न्यूक्लियस के जो करीब होगा वही तो रोकेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसका मतलब वो P के भी पीछे आएगा। तो चलिए उस पर बातचीत कर लेते हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं।
क्या लिखा है पेनिट्रेशन पावर, तो आप कहेंगे कि s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f होता है। तो पेनिट्रेशन पावर s की ज्यादा है, फिर p की, फिर d की। आज शायद आपको क्लियर हुआ होगा, आज तक शायद आप रटते रहे होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइज में ही जो आपका साइज नहीं बोलेंगे, ओरिएंटेशन है, साइज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो दूरी है न्यूक्लियस से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, वो उन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो वही देखने को मिलेगा, एस पी डी एंड एफ। एस भैया एक बात सिंपल है यार, ये तो बहुत आसान है शील्डिंग वाला। ये हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बगल में जब एस ऑर्बिटल होगा तब सबसे अच्छी शील्डिंग हो पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से निकला हुआ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको वो रोक देगा, क्योंकि सबसे पड़ोसी है, बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आप इस तरीके से याद भी रख पाते हो। चलिए जी, अब मैंने बोला ना हर चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं, किसी चीज से रिलेट कर देते हैं तो दिमाग में ज्यादा देर तक वो टिका रहता है। अभी देखिएगा, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिएगा, ये एस ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। ये जो पर्दा है, मैं ये कह रहा हूं, ये जो पर्दा है ये एस ऑर्बिटल है, ये जो न्यूक्लियस है, और यहां पर आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे बगल में ये बैठा हुआ है, नो डाउट। लेकिन ये जो एस ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ा मोटा पर्दा है। कैसा है? मोटा पर्दा है। अगर ये मोटा पर्दा होगा तो तुम्हारी किताब में कुछ दिखेगा? अरे नहीं दिखेगा ना भैया, क्योंकि यहां पर क्या करेगा भैया, ये लाइट को रोक देगा। यहां से निकले हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एस ऑर्बिटल अच्छे तरीके से सील्ड कर देगा, स्क्रीन कर देगा, जिसकी वजह से आपके न्यूक्लियस से निकला हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके टेस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे सील्डिंग पावर एस ऑर्बिटल की ज्यादा होती है। अब आइए पी ऑर्बिटल को समझा देता हूं। अभी चीजें वही हैं, लेकिन अब की बार का पर्दा थोड़ा फटा पुराना पर्दा है, हल्का सा, इससे थोड़ा हल्का पतला पर्दा है। अगर पतला पर्दा होगा तो लाइट निकल के आएगा, आपकी किताब में कुछ तो दिखाई देगा, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर लाइट ज्यादा निकल के इसको मिल रही है। इसका मतलब ये ज्यादा रोक नहीं पा रहे हैं लाइट को। अगर ज्यादा रोक नहीं पा रहे हैं मतलब अच्छी सील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से एस ऑर्बिटल के बाद आता है पी ऑर्बिटल। आइए अगला दिखाते हैं। ये हमारा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में देखो बीच बीच में छेद है, पर्दे में क्या छेद है। अब यार पर्दे में छेद रहेगा, लाइट जलेगी तो आपकी किताब में दिखाई देगा। मतलब ये जो डी ऑर्बिटल का पर्दा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कह रहा है भैया जाओ तुम पकड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भैया, निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा एफ ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल को एफ से समझो। एफ से क्या हो जाएगा? फटा पुराना पर्दा। एस से क्या है? सॉलिड पर्दा, सॉलिड ऐसे बढ़िया वाला पर्दा। ठीक है, तो ये फटा पुराना पर्दे में क्या होगा, खूब ज्यादा आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से चलेंगे वो कहां पे मिलेंगे? टेस्ट इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई है क्या कि हाँ भैया, जहां पे एफ ऑर्बिटल होगा वहां पे न्यूक्लियस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अंदर खींच सकता है, क्योंकि ये फटा पुराना पर्दा होता है। ये रोकने की क्षमता नहीं रखता, इसके अंदर रोकने की ताकत ही नहीं है। ये कह रहा है भैया तुम जाओ, मैं तो ऐसे ही फटे पुराना हूं यार, लाइट है, निकलो तुम यहां से। ठीक, जाओ अपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन को बढ़िया रोशनी दो। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है, ये रोशनी नहीं देने देगा। क्लियर है ना? अब शायद चीजें आपको याद रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेकिन जाते जाते आपको जब ये पीपीटी मिलेगी तो उसमें होमवर्क भैया करते जाइएगा। क्या करिएगा? होमवर्क करते जाइएगा। चलिए मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूं। एक बार मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूं। आपको कुछ ऐसा होमवर्क मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होमवर्क मिलेगा। होमवर्क से यहाँ पे स्लाइड लगाई जाएगी। ठीक, और उसका आंसर की सबसे लास्ट में दिया जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे? होमवर्क कर लेंगे। ठीक, ओके, तो आंसर की दे दिया तो उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए और जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।